तो देखो भैया, सबको नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चालू करते हैं भैया। तो सबसे पहले ये जान लो कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस एक काबिलियत है, एबिलिटी है, किस चीज़ की? अपने इमोशंस को समझने की, और साथ ही साथ दूसरों के भी इमोशंस को समझने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की, और दूसरे के इमोशंस को समझ के उसके अनुसार अपने से उसको मतलब सहानुभूति देने की, और उनके इमोशंस को समझने की। और यदि आपको लग रहा है कि वो दुखी है बंदा, तो उसको मोटिवेट करो, साथ में अपने भी मोटिवेट हो। यही सब है। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में बात कौन किया था? इसके बारे में सबसे पहले बात किए थे जॉन मेयर और पीटर सॉल्वे 1990 में। उसके बाद एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे, डैनियल गोलमैन, इसके बारे में और ज़्यादा चिल्ला के बात किए, इसीलिए इसको ये पॉपुलराइज्ड हो गया थोड़ा। मतलब इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा बात हुई इसके बारे में। अच्छा, अब भैया इसके बारे में पढ़ रहे हो, सबसे पहले ये तो पता चले कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्यों पढ़ रहे हो इसके बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में? तो देखो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, जिसमें से कुछ ऐसे हैं कि हमारी रिलेशनशिप को, रिश्तों को सुधारता है। कैसे? अब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आपको पता है सामने वाले से कैसे बात करनी है, उसके इमोशंस को समझना जानते हो, आप सामने वाले के इमोशंस को समझ रहे हो, तो उससे आपके और उसके रिश्ते सुधरेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो, आपका कोई मित्र है और आप उसे कहीं जाने के लिए बुला रहे हो, और उस वक़्त अभी वो नहीं आना चाह रहा है आपके साथ, वो एक पर्सनल स्पेस चाहता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, आप उसके इमोशंस को समझ नहीं रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपके और उसके बीच की दोस्ती में दरार आएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसे अभी एक स्पेस चाहिए, जो आप उसे नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं भाई, तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारे दोस्त हो, जहाँ हम जाएँ वहाँ जाओ। नहीं यार, ऐसा नहीं है, हर किसी को एक अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, तो उसका ध्यान देते हुए जैसे तुम्हें चाहिए, अपने इमोशन से उसके इमोशंस को रेगुलेट करो, उसको थोड़ा सहानुभूति दो, और उसको बोलो ठीक है भैया, तुमको स्पेस चाहिए, तुम स्पेस लो, जब तुम्हारे पास टाइम हो तब तुम आ सकते हो। तो उससे तुम्हारी और उसकी दोस्ती और अच्छी होगी। वो समझेगा भैया कि जब मुझे प्राइवेट स्पेस चाहिए था, इस बंदे ने मुझे दिया। वही चीज़ है। सेकंड थिंग होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का अच्छा खासा ज्ञान है, आप लोगों से रोज़ बराबर बात करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन सुधरेगी। वहीं पे एक व्यक्ति है जो घर पे बैठा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, तो वो बात करने जाएगा तो वो कैसे बात करेगा? वो एक लीडर नहीं बन सकता, वो हमेशा एक स्टाफ बन के रहेगा, वो अपनी बातों को क्लियरली बोल नहीं पाएगा। एक एम्पैथी दिखाना होता है कम्युनिकेशन के दौरान कि हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, वो वैसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है। अच्छी खासी स्किल्स लेके वो क्या करेगा? उसके बाद आता है, भाई इससे कन्फ्लिक्ट भी रिज़ॉल्व होते हैं। कैसे? अब आपको पता है, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपको पता है कि मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, मुझे इस बात पे क्रोध आता है, मैं ऐसे किसी को जल्दी माफ़ नहीं कर पाता हूँ। तो वही आप सामने वाले को भी अपनी तरह ही समझोगे, और जब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, तो आप सोचोगे ठीक है भाई, ऐसा होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप अपने कॉमन ग्राउंड फाइंड करोगे, और उस कॉन्फ्लिक्ट को वहीं खत्म कर दोगे, उस लड़ाई को वहीं खत्म कर दोगे। ये एक फ़ायदा हो गया। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। अब आपको पता है कि किसी एक इमोशंस को लेकर के बार-बार नहीं बैठना है, इमोशंस को रेगुलेट करते रहना है, बदलते रहना है। तो व्यक्ति क्या करेगा, किसी एक इमोशंस को लेके बैठेगा नहीं, किसी बात पे बार-बार गुस्सा नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, उसका स्ट्रेस कम होगा, और जनरली वो हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। उसके बाद आपके अंदर की लीडरशिप बढ़ेगी। जिस व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो अपनी टीम्स के लोगों को समझेगा, उनके अच्छे को, उनके बुरे को, कब उन लोगों को उनकी उसकी ज़रूरत है, वो समझेगा, उनको मोटिवेट करेगा, अपना ट्रस्ट बिल्ड करेगा उनके अंदर। यही क्वालिटी होती है एक लीडरशिप की, जो जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, वही समझ सकता है। एक अच्छा व्यक्ति, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ रहने वाला व्यक्ति वही है, जो सबसे प्यार से बात करे। भाई, तुम सबसे रिक्वेस्ट करो, कोई बात हो तो उसे समझाओ प्यार से, प्लीज़ बोलो उसे कि भैया प्लीज़ ये काम कर दो। उसके बाद बात ये आती है, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कम से कम एक मॉडल तो अच्छे से पढ़ के जाना, जिसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो भैया फेल होने के लिए तैयार रहिए। राधे राधे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले एबिलिटी मॉडल, जिसको पैटर एंड जॉन ने किया था। इसमें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले परसीविंग इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इमोशन परसीव करना मतलब हो गया अपने इमोशंस को समझना, और उसको एक्यूरेटली परसीव करना इन वन सेल्फ और अदर्स में। सेंसिटिविटी टू फेशियल एक्सप्रेशन, आप सामने वाले को देख रहे हो कि भाई उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो दुखी है या वो खुश है, तो उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को, या वो भाई जिस हिसाब से चल रहा है या जो कर रहा है, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से, या उसके और भी कई ऐसे, कोई व्यक्ति आपसे डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि भाई मैं दुखी हूँ, जब तक आप उसके बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो। तो आपको वो समझना होगा कि भाई वो खुश है या दुखी है, स्ट्रेस्ड है। उसके अनुसार आप उसकी परसीव, पहले आप उसके इमोशंस को समझोगे, तभी तो आप उसके लिए कुछ हेल्प कर सकते हो, या वो आपको एक अच्छा व्यक्ति मानेगा। तो उसके लिए पहले आपको उसके इमोशंस को समझना होगा।
जिसके लिए आपको इमोशंस को परसीव करना आना चाहिए, अपने भी और दूसरों के भी। दूसरा, यूजिंग इमोशंस। अब अपने इमोशंस को परसीव कर लिया, आप अपने इमोशंस को समझ गए, सामने वाले के इमोशंस को समझ गए, तो उसका यूज़ करना। अब आपको पता है कि मैं इस वक़्त ऐसे मेरे दिमाग अच्छे से काम करता है, कब मैं खुश रहता हूँ, तो उसके अनुसार आप अपनी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और बाकी थिंकिंग की एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको उसी के अनुसार करो। आपको पता है कब मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है, कब मैं ज़्यादा काम करता हूँ, उसके अनुसार कब मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, उसके अनुसार आप काम करो और अपने इमोशंस को बराबर बदलते रहो। बदलने का मतलब हो गया ऐसा नहीं है कि आप बार-बार खुश रहो या बार-बार दुखी रहो, हमेशा के लिए। अपने इमोशंस को चेंज करते रहो। आप लोगों में से कुछ लोग कहोगे कि खुश तो रहना अच्छी बात है, खुश रहना अच्छी बात है, पर हमेशा नहीं। आपको इमोशंस सिचुएशन के हिसाब से रखना चाहिए। अब समझ लो आप किसी के मातम में गए हो और वहाँ जाकर के आप हँस रहे हो, खुश हो रहे हो, सामने वाले व्यक्ति क्या बोलेगा? भाई डंडा मार के भगाएगा तुमको, काहे? भाई वहाँ पे मातम है, तुम वहाँ जाकर के तो उसके अनुसार ना जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने इमोशंस को चैनलाइज़ करते रहो। ऐसा नहीं है कि भाई तुम कहीं जा रहे हो, देख रहे हो कि वहाँ पे खुशी का माहौल है और तुम दुखी हो, तो वहाँ पे जाके रोना-वोना गाना नहीं, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने इमोशंस को चैनलाइज़ करते रहो और बाकी सिचुएशन नहीं है तब भी ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा स्ट्रेस्ड में हो, अपने इमोशंस को बदलते रहो बार-बार। उसके बाद आ गया अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। इमोशंस को समझना। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप जो होती है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और कॉम्प्रिहेंडिंग होती है। तो उसमें इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है एंड बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इमोशनल ट्रांज़िशंस और साथ में इमोशंस में बदलाव आता रहता है। किसी रिश्ते में हमेशा इमोशंस एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं। तो उस बदलाव को समझना, ग्रास्पिंग द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन थॉट्स, बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप। साथ ही साथ इम इमोशन जो होता है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है आपके बिहेवियर पे, आपके थॉट्स पे, आपके मन में क्या ख़्याल आते हैं उस इमोशन से और बाकी उस इमोशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके रिश्ते पे, इसका भी आपको ध्यान देना है, उस बात को आपको समझना है और उसके अनुसार आपको काम करना है। उसके बाद आ जाता है मैनेजिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू रेगुलेट एंड मैनेज वन्स ओन्स इमोशंस इफेक्टिवली। अब भाई अपने इमोशंस को वही रेगुलेट का मतलब हो गया बदलते रहना, मैनेज करते रहना अपने अनुसार। आपको पता होना चाहिए आपको कब खुश रहना है, कब दुखी रहना है। अब इमोशंस को मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी रोना नहीं है, हमेशा अपने आँसुओं को दबा के रखना है, नहीं। एक टाइम होगा, आपको उसके अनुसार ना बहुत ज़्यादा रोना है, ना ऐसा है कि आपको रोना ही नहीं है। अपने अनुसार अपने इमोशंस को हैंडल करना है, उससे दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करना है, अपने इमोशन से। खुद को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है कि आप रो रहे हो, आप दुखी हो, उससे आप खुद परेशान हो, नहीं। उससे आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करो, आपकी बातों से, आपकी इमोशन से वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई एक ये इफेक्टिव बंदा है, इसके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस की अच्छी खासी नॉलेज है। और साथ ही आप पॉजिटिव रहो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, मतलब लोगों के प्रति आप पॉजिटिव रहो हमेशा, उनको भी मोटिवेट करो, खुद भी मोटिवेट रहो। सेकंड मॉडल है मिक्स्ड मॉडल, जो कि डेविड गोलमैन ने बताया है। अब मिक्स मॉडल के अंदर डेविड गोलमैन ने 5 चीज़ों के बारे में बताया है। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस होता है खुद को जानना। खुद को जानोगे कैसे? जब खुद के प्रति ऑनेस्ट रहोगे, खुद के प्रति सत्य बोलोगे, खुद से सच बोलोगे। जैसे होता है ना कि आप एक सामने आईना देखोगे, तो आईने में आपकी पूरी शक्ल दिखेगी, जो आप हो वही दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप आईने में बदसूरत दिखोगे या जितने हो उससे ज़्यादा सुंदर दिखोगे, नहीं ना। तो ऐसे ही अपने इमोशंस के अंदर के लिए अपने अंदर एक आईना बना के रखो। उस इमोशंस को उसके सामने पूरी तरीके से दिखाओ। ऐसा नहीं है कि भाई तुम अपने इमोशंस खुद से ही छुपा रहे हो। तुम दुखी हो पर खुद को बता रहे हो कि नहीं भाई मैं दुखी नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। खुद के बारे में अवेयर रहो कि मैं कब खुश होता हूँ, कब मैं दुखी होता हूँ और मेरे इमोशंस का मेरे बिहेवियर क्या फ़र्क पड़ता है। जब मैं गुस्सा रहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या हो गया? भाई अब आप अपने इमोशंस को समझ रहे हो, तो उसके बाद उस इमोशन को कंट्रोल करके रखना है, मैनेज करके रखना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अब आपको पता है कि आप इस बात पे गुस्सा होते हो, आप इस बात पे इम्पल्स होते हो, तो आपको उस वक़्त मैनेज करना है वो चीज़। ख़ास करके जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो कि जैसे आप कहीं फँस गए हो, किसी प्रॉब्लम में हो, तो उस वक़्त आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको धीरे-धीरे समझना है, सॉल्व करना है। थर्ड थिंग इज़ मोटिवेशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं हो, तो आप किसी सिचुएशन में फँसे हो या नॉर्मली भी हो, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने बोल दिया कि आप जाकर के स्टेज पे बोलना है।
अब आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो आप वहाँ जाकर के डर जाओगे, देखोगे अरे यार इतने सारे लोग, मैं कैसे बोलूँगा? आपके अंदर फेयरनेस की भावना हो जाएगी। तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है, उसके लिए आपको सेल्फ रेगुलेशन, ये जितने भी हैं ये पाँचों एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपको सेल्फ रेगुलेट करना है। अब आप सेल्फ अवेयर हो गए हो कि भाई मैं स्टेज पे जाता हूँ, तो मुझे डर लगता है, तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है, सेल्फ रेगुलेट करना है और खुद को मोटिवेट करना है कि नहीं मैं जाऊँगा, मैं वहाँ जाकर के बोलूँगा, मेरे फेस पे कोई डर नहीं दिखना चाहिए, मुझे पॉजिटिव रहना है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। उसके बाद आती है एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी हो गया किसी के प्रति सहानुभूति। अब भाई आपने हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम दुखी होते हैं। अब आपका कोई फ्रेंड दुखी है, तो आप उसको बताओ कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी दुखी रह चुका हूँ। आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, तो आप उसको बोलो कि नहीं भाई ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आ जाएगी, दूसरी आएगी। इस चीज़ को समझो, उसको बताओ। उसको गाना सुनाओ भाई रणवीर कपूर का, कौन-सा गाना है वो क्या बोलते हैं इसे, प्यार होता एक बार नहीं कई बार है, वो वाला, हाँ, वही वाला, जो भी है। उसके बारे में बताओ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो मिर्ज़ापुर देखी होगी आपने, तो उसमें शुक्ला जो होता है वो गुड्डू पंडित से कहता है, "हम भी लॉयल थे, तुम भी लॉयल हो। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे।" पर भाई वो बंदा नहीं समझता। वो कहता है कि भाई मैटर इंटरनल है और इंटरनली सुलटा लेंगे। ठीक है भाई, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, उसमें क्या कर सकते हैं। वो तो अलग चीज़ हो गई। उसके बाद बात करते हैं सोशल स्किल्स के बारे में। सोशल स्किल्स क्या होती हैं? सोशल स्किल्स हो गई आप किससे बात कर रहे हो, रिलेशन बना के रखे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसके बारे में है। अब सोशल स्किल्स आपके कैसे अच्छे होंगे? जब आप बाहर जाओगे, लोगों से बात करोगे, उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखोगे, उनके इमोशंस को समझोगे, तब जाके आपकी सोशल स्किल्स अच्छी होंगी। अब कोई व्यक्ति है घर में बैठा पड़ा है, तो वो हम के बारे में लेके चला कि भाई मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो आप सोशली अच्छे एक्टिव नहीं हो पाओगे। तो वो भी, अब कोई व्यक्ति इंटरपर्सनल अच्छा है, पर इंट्रापर्सनल अच्छा नहीं है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो उसकी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। आगे बात करते हैं ट्रेट मॉडल की, जो कॉन्स्टेंट वैसिल पैट्रिडेस में बताया था। भाई प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती हो रही होगी, नहीं प्रोनाउंस कर रहा मैं भी। कौन करेगा यार ये इतने लंबे चौड़े नाम, हमारे में देखो रामू शामू, यहाँ क्या दे रखा है इतना लंबा चौड़ा नाम। तो भाई ये स्पेलिंग याद कर लेना, प्रोनाउंसिएशन तो मुझसे भी नहीं होने वाला, क्या बोल सकते हैं। चलो ट्रेट मॉडल के बारे में इन्होंने बताया था, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें इन्होंने कुछ की पॉइंट्स बताए हैं। पहला उसमें की पॉइंट है इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। वही चीज़ हो गई, अपने इमोशंस को समझना, अंडरस्टैंड करना। उसके बाद सेकंड थिंग हो गई इमोशनल एक्सप्रेशंस। अब आपके इमोशन से आप क्या एक्सप्रेशन देते हो और दूसरों का क्या इमोशन के टाइम पे उन्हें क्या एक्सप्रेशन रहता है, वो कैसे रहते हैं, उनके इमोशंस को समझना। थर्ड हो गई इमोशनल रेगुलेशन, मतलब अपने इमोशंस को मैनेज करना, कंट्रोल करना, कब दुखी रहना है, कब खुशी रहना है, खुश रहना है किसके सामने, कैसे कब बिहेव करना है अपने इमोशंस को, कैसे इम्पल्स करना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इमोशनल एम्पैथी, सेंस करना अपने इमोशंस को, अंडरस्टैंड करना इमोशंस, और साथ-साथ दूसरों के इमोशन को अंडरस्टैंड करना, उनके प्रति एम्पैथी दिखाना, सहानुभूति दिखाना कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी ऐसे दुखी रहता हूँ कभी-कभी, तो आपको दुखी नहीं होना है, उनके स्ट्रेस को दूर करना। उसके बाद हो गया सोशल एक्सपर्टनेस, नेविगेटिंग सोशल सिचुएशंस विद स्किल्स एंड ईज़। नेविगेटिंग मतलब हो गया रास्ता दिखाना। अब आपका कोई कलीग है, आपका कोई दोस्त है या आपका कोई जूनियर है, सीनियर है कॉलेज में, जो भी है, वो अगर किसी प्रॉब्लम में है, उसको कोई सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है, तो उसको रास्ता दिखाइए कि भाई आप ऐसे करो, ये आपके लिए ईज़ी रहेगा। उसके बाद हो गया ट्रेट एम्पैथी। ट्रेट एम्पैथी हो गया वही एम्पैथी ही है, पर एक बड़े लेवल पे एम्पैथी, कि जैसे जनरल टेंडेंसी टू बी एम्पैथिक अक्रॉस वेरियस सिचुएशन। सोशल एम्पैथी मतलब हो गया कि आप किसी को किसी छोटी-मोटी चीज़ में इमोशनल एम्पैथी हो गया, उसमें दे रहे हो। अब ट्रेट एम्पैथी हो गया कि किसी बड़ी सिचुएशन में हो या हर सिचुएशन में आप सामने वाले को अपने से रिलेट करके समझा पा रहे हो, वो हो गया ट्रेट एम्पैथी। अब ट्रेट हैप्पीनेस क्या हो गया? जनरली आप हमेशा खुश हो, वही चीज़ हो गई। आप अपने आप से मोटिवेटेड हो, खुद के प्रति जागरूक हो, आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, उसे बोल देंगे ट्रेट हैप्पीनेस। अब ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इमोशंस के, जिनके बारे में पढ़ना होगा। इसमें पहला हो गया सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या हो गया? खुद के बारे में जानना, खुद को जानना कि आप कब खुश होते हो, कब दुखी होते हो। इसके लिए एक एक्टिविटी है जो बुक में दी हुई है, आपने देखा होगा। वो एक्टिविटी ये है कि आपको एक अपना चार्ट बनाना है कि आपने अपनी 24 घंटे में, 48 घंटे में आपको उसमें लिख लेना है कम से कम 20-22 इमोशंस, और उसमें से टिक करना है कि आपने 24 घंटे के अंदर उसमें से कौन-कौन से इमोशंस आपके अंदर आए थे। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा, आप ऐसा 2-3 बार करोगे तो, कि आपके अंदर कौन से इमोशंस ज़्यादा आते हैं और कब आते हैं, तो इससे आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। इसे बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद के बारे में जान पाओगे कि मैं कब खुश होता हूँ, कब मैं दुखी होता हूँ। अपने इमोशंस को जानने को ही सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेकंड थिंग इज़
सेल्फ मैनेजमेंट, आप खुद को जान गए तो उसके अनुसार आप खुद को मैनेज करो। मैनेज कैसे करोगे? उसके लिए भी एक एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा लेके चलो कि आप गुस्सा होते हो, तो आप एक किसी बुक या कॉपी में या किसी एक डायरी में नोट बनाओ कि मैं इस बात पे गुस्सा होता हूँ। मैंने गुस्सा हुआ तो मैंने ये किया या मैंने ये नहीं किया। तो जो आपने किया वो नहीं किया आपको लिख के चलना है कि मैं इन फ्यूचर जब मैं गुस्सा होऊँगा, तो जो मैंने किया था वो मैं नहीं करूँगा, और जो मैंने नहीं किया था कि मेरा गुस्सा शांत हो, वो मैं इस बार करूँगा अपने गुस्से को शांत करने के लिए। वैसे ही आप स्ट्रेस के लिए भी लेके चलो कि आप स्ट्रेसफुल हो, तो आप उस वक़्त आपने क्या किया? गाना सुना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उससे आपका स्ट्रेस कम हुआ। तो आप लेके चलोगे मैं अगली बार भी गाना सुनूँगा। वहीं पे आपने देखा कि आप स्ट्रेस में थे, उसके बाद आपने जाकर के सोशल मीडिया चलाया, तो आपके उससे स्ट्रेस और बढ़ा। तो आप ये लेके चलोगे नहीं, मैं अगली बार से सोशल मीडिया नहीं चलाऊँगा और मैं सेल्फ मैनेज करूँगा, अपने इमोशंस को मैनेज करूँगा। दैट्स कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। उसके बाद अगला हो गया सोशल अवेयरनेस। आप सोशली सामने वाले के इमोशंस के अवेयर हो। वो कैसे रहोगे? आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखो, उसके वर्बल एक्सप्रेशन को देखो, और साथ-साथ वो दुखी हो रहा है, किस बात पे हो रहा है, कब उसके इमोशंस कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में जानो, और उसके अनुसार आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट करो। आप उससे अपने रिश्ते सुधारो। कैसे? आप देख रहे हो सामने वाला इस बात पे दुखी हो रहा है, तो वो जब दुखी हो रहा है तो उसकी हेल्प करो उस चीज़ में, उसको एम्पैथसाइज़ करो, और उसको अपने आप से रिलेट करो। उसे बताओ कि भाई एक लीडर का काम होता है यही कि मेन वो दूसरों के इमोशंस को समझे और उसके इमोशंस को रेगुलेट करे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। बस यहीं तक था ये। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। बोलना पड़ता है यार क्योंकि आप लोग तो करते नहीं हो। चलो सबको राधे-राधे, बाय-बाय।